Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to NG Khan Academy. Nucleus is the most prominent and the very most important part of a cell. याद रखें ये न्यूक्लियस जो है ये इस सेल का ये सबसे prominent स्ट्रक्चर है. न्यूक्लियस इज द मोस्ट prominent स्ट्रक्चर. अच्छा जी, एक चीज़ यहाँ याद रखें कि न्यूक्लियस जो है अबाउट 10% ऑफ अ सेल, कंप्लीट 100% जो सेल है इसमें अबाउट 10% ऑफ अ सेल ये होता है हमारे पास न्यूक्लियस. क्लियर हो गई ये बात. अब दो सेल्स में जो न्यूक्लियस है उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं एनिमल सेल के अंदर, तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो होगा सेंटर पे. क्लियर. और अगर आप प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट्स में ये न्यूक्लियस जो है ये होगा एक साइट पे. व्हाट इज़ द रीज़न प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है ये साइट पे क्यों होता है? याद रखिए ये प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस साइट पे है ये होता है बिकॉज ऑफ वैक्यूल. बिकॉज ऑफ वैक्यूल ये न्यूक्लियस साइट पे होता है क्योंकि वहाँ पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है. क्लियर हो गई ये बात. अच्छा जी, यहाँ जो हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं ये एक प्रोमिनेंट यूकैरियोटिक न्यूक्लियस होगा. और एक यूकैरियोटिक न्यूक्लियस की कंपोजिशन यानी कौन कौन सी चीज़ों से ये यूकैरियोटिक न्यूक्लियस बना होगा. नंबर 1, सबसे पहला पार्ट इसका है न्यूक्लियर इन्वेलप. एक होगा न्यूक्लियर इन्वेलप. क्लियर हो गई ये बात. अच्छा, इसके नीचे मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा ताकि आप आसानी से इसको समझ सके. एंड द सेकंड हमारे पास जो है इसका पार्ट वो होगा न्यूक्लियोप्लाज्म. Second important part, this is called nucleoplasm. अच्छा जी, थर्ड वन जो यहाँ आपने चीज़ सीखनी है न्यूक्लियस के पार्ट्स में वो है हमारे पास न्यूक्लियोलस. एंड फाइनली कुछ चीज़ें आपने, कुछ पॉइंट्स आपने नोट करने हैं क्रोमोसोम और क्रोमेटिन के बारे में. क्लियर हो गई ये बात. सबसे पहले आए बात करते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप की कि न्यूक्लियर इन्वेलप हमारे पास क्या चीज़ है, किस चीज़ से बना है. गौर करें ज़रा. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है दिस इज़ अ डबल मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हमारे पास है, पहली बात यह है कि ये डबल मेम्ब्रेन है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ अ डबल मेम्ब्रेन. एंड रिमेंबर दिस डबल मेम्ब्रेन इज़ फिल्ड बाय अ फ्लूइड. इसके अंदर फ्लूइड मौजूद है. क्लियर हो गई ये बात. और ये फ्लूइड जो है ये दो मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस. दो मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस. अब अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, तो याद रखें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप दिस इज मेड अप ऑफ लिपिड बाय लेयर प्लस, लिपिड बाइलेयर प्लस इसके साथ मौजूद होगा प्रोटीन, जिस तरह यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है. क्लियर हो गई ये बात. अच्छा जनाब, आउटर मेम्ब्रेन जो इसका है, आउटर ये कंटिन्यूस होगा विद राइबोसोम जो कि प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. तो याद रखिए कि आउटसाइड पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये कंटिन्यूस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. इनसाइड जो है ये न्यूक्लियोप्लाज्म होगा हमारे पास. क्लियर हो गई ये बात. अच्छा जी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसमें कुछ पोर्स होते हैं, पोर्स. और ये पोर्स जो हैं ये किस चीज़ से बने हैं? न्यूक्लियर पोर इसको कहते हैं. तो ये एक प्रोटीन से बने हैं जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोपोरीन. ये प्रोटीन इधर कौन सा है? न्यूक्लियोपोरीन. हमारे पास एक प्रोटीन है जो कि इस पोर्स में प्रेजेंट है. क्लियर हो गई ये बात. अच्छा जी, ये न्यूक्लियोपोरीन, ये प्रोटीन, ये किस चीज़ के लिए है यहाँ पे? रिमेंबर दिस इज़ फॉर एक्सचेंज. जितनी भी एक्सचेंज होती है हमारे पास
न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान। दिस एक्सचेंज जनरली कॉल्ड न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज, क्योंकि ये होती है किस चीज़ के दौरान, ये होती है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज। कौन कौन सी चीज़ एक्सचेंज होती है आपको ऑलरेडी पता है। इस एक्सचेंज में हमारे पास आरएनए की एक्सचेंज होती है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें बनती है वो साइटोप्लाज्म की तरफ आती है। आरएनए एंड राइबोसोमल यूनिट, आरएनए एंड राइबोसोम्स, ये आपके पास राइबोसोमल यूनिट ये ट्रांसफ़र होते हैं इनसाइड फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। इसी तरह साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में कुछ सिग्नल्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें मूव करती है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में। सो रिमेंबर, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज के लिए न्यूक्लियर पोर है, और न्यूक्लियर पोर में है, न्यूक्लियर पोर के अंदर मौजूद है हमारे पास न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन। क्लियर हो गई ये बात। चलें जी, आ जाए ज़रा न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ। अब न्यूक्लियोप्लाज्म जो हमारे पास है, याद रखें ये ग्राउंड सब्सटेंस है, एंड रिमेंबर दिस इज सेमी फ्लूइड और सेमी लिक्विड जिसको कहा जाता है। सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस है, ग्राउंड सब्सटेंस है। क्लियर हो गई ये बात। व्हाट इज द मेन कंपोजिशन ऑफ दिस मैट्रिक्स? ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद है? रिमेंबर, दिस न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन प्रोटीन, क्या हो गया इस मार्कर को, दिस कंटेन प्रोटीन। प्रोटीन के साथ साथ इसमें मौजूद है कुछ एंजाइम्स, ये ग्रीन मुझे लिखने नहीं दे रहा, अच्छा जी, इधर होंगे कुछ एंजाइम्स। एंजाइम्स के साथ यहाँ वो एंजाइम्स जो है वो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ये वाले एंजाइम मौजूद है, ठीक है। सम फ्री न्यूक्लियोटाइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स आर आल्सो देयर, और कुछ इसमें आइंस होते हैं, वो आइंस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। क्लियर हो गई ये बात। दिस आल्सो कंटेन, ये जो प्रोटीन है इसमें कुछ हिस्टोन प्रोटीन भी है, कुछ नॉन हिस्टोन भी इसमें मौजूद है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो है ये भी इसके अंदर मौजूद होंगे। ये जो कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन को अगर देखा जाए, सो न्यूक्लियोप्लाज्म इज एक्चुअली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ये इस कंपोजिशन की वजह से इनमें डिफरेंस है। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा जी, न्यूक्लियोलस इज द डार्कर रीजन ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियोलस जो है, दिस इज द डार्कर रीजन ऑफ द न्यूक्लियस, और इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा, तो ये नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। बेटा ये पॉइंट्स जितने मैं लिख रहा हूं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आपने याद करने, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा जी, एक सेल के अंदर एक या एक से ज़्यादा, तो मोर न्यूक्लियोली ये हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। याद रखें, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियोलस कुछ टाइम ऑफ सेल साइकिल में अपीयर होता है, कुछ में डिसअपियर हो जाता है। अगर आप न्यूक्लियोलस देखें तो इंटरफेज में, ये न्यूक्लियोलस इंटरफेज में ये अपीयर होगा, इंटरफेज में अपीयर होगा, और फिर ये जब आप डिवीजन में जाएं, सेल डिवीजन में, तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। इस पॉइंट को आपने याद रखना है, ठीक है। न्यूक्लियोलस अपीयर ड्यूरिंग इंटरफेस एंड देन डिसअपियर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। इस न्यूक्लियोलस में आपको दो रीजन्स नजर आएंगे, एक पेरिफेरल रीजन होगा और एक सेंट्रल रीजन होगा। इसको ज़रा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इस न्यूक्लियोलस में, इधर देखिए नीचे जगह नहीं है तो इधर लिख रहा हूँ, न्यूक्लियोलस में एक पेरिफेरल रीजन होगा, पेरिफेरल, और दूसरा इसका होगा सेंट्रल रीजन। तो इसको एमसीक्यूज के लिए याद करना होगा कि पेरिफेरल में कौन सी चीज़ें हैं और सेंट्रल में कौन सी चीज़ें। पेरिफेरल कंटेन राइबोसोमल सब यूनिट, पेरिफेरल में हमारे पास मौजूद है राइबोसोमल सब यूनिट्स, और सेंट्रल रीजन, फाइब्रिल रीजन जो हमारे पास है, दिस कंटेन आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए एंड आरडीएनए। ये दो चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर मौजूद है। क्लियर हो गई ये बात। द लास्ट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, जिसको आप ऑलरेडी डिटेल में
सेकेंड ईयर में क्रोमोसोम एंड डीएनए में पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा, जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा है। तो इसको आपने थोड़ा सा 2-3 चीज़ें इसमें याद रखनी है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ यहाँ पे कि जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन ये असल में हमारे पास है एक थिन थ्रेड। किस चीज़ का? थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ये बना है डीएनए एंड प्रोटीन का। अब मेरी बात सुने गौर से, यही डीएनए और प्रोटीन ये जब कोइल करते हैं तो इस कोइल से आपके पास स्ट्रक्चर बन जाता है क्रोमोसोम का। क्लियर हो गई ये बात? क्रोमोसोम ये जब कोइलिंग करते हैं आपस में तो एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर बनता है इससे, जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है। बाकी आपको डिफरेंट चीज़ें इसकी याद है, पता भी है, और आप इसको फिर से भी देख सकते हैं। 2-3 पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ इसको याद कर लें। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, वो क्रोमेटिड जिस पॉइंट पे कंबाइन होते हैं उसको सेंट्रोमेयर कहा जाता है, इसी को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपने गौर से, ये चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी है, इसको आपने याद करना है, ये ज़रूरी है। एंड ऑफ क्रोमेटिड को टेलोमेयर कहा जाता है, और जो इसके 4 टाइप्स है वो सेकेंड ईयर की चीज़ें हैं। यहाँ आपने जो इंपॉर्टेंट काम करना है क्रोमोसोम के लिए वो ये होगा कि केपीके की बुक में जो टेबल बना है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसको ज़रा रट्टा कर लें, उसको याद कर लें। हो सकता है वहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए कि कौन से इंडिविजुअल में, कौन से ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम्स जो हैं ये पाए जाते हैं। क्लियर हो गई ये बात? दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम एटसेट्रा। मिलते हैं एक और लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।